अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसके राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। जैन ने अस्परा के पेरेंट्स को लास्ट नाइट इसकी हालत के बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फौरी इटली की टिकट्स बुक करवाई और आज वो लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। इनसे मिलने के ख्याल से यरम का दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। तभी इसके मोबाइल पर अली की कॉल आई, जो इसने इटली आकर नया लिया था। यार शीजा यहाँ इटली में मौजूद है, इसे यहाँ की जेल में रखा गया है। हमने इसे बाहर निकालने की कोशिश की है मगर अलार्म बज गया, जिसकी वजह से पुलिस अलर्ट हो गई है। तुम्हारी मदद की जरूरत है अरहम, तुम जाओ। इसने जैसे ही कॉल रिसीव की अली जल्दी से बोला, ओके रिलैक्स हो जाओ, मैं आ जाता हूँ, लेकिन तुम लोग किसी पर गोली नहीं चलाओगे। किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। हम सिस्टम हैक करके शीजा को निकाल सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सब्र करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। वो कहकर जल्दी से चाबी निकालकर हॉस्पिटल से निकल गया। जबकि दूसरी तरफ अली ने हैरत से मोबाइल की जानिब देखा और अरहम जो कहता था, जब हम बाहर निकले किसी की सांसें चलती नहीं रहनी चाहिए, आज बोल रहा था किसी को मारना मत। वो सोचता अपने बालों में हाथ फेरकर जुबैर और जैन की जानिब बढ़ गया। अरहम ने वहां पहुंचकर एहतियात से जेल का सिस्टम हैक किया और शीजा को वहां से निकाला। अभी वो जेल से बाहर निकले ही थे, पुलिस इन पर गोलियां चलाने लगी। प्लीज कोई गोली नहीं चलाएगा, बस ध्यान भटकाओ इनका। अली ये पकड़ चाबी, गाड़ी स्टार्ट करो। इसने जल्दी से अली को बोला, जो चाबी थामकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरहम तुम्हारा दिमाग सेट है? ऐसे हम लोग मर सकते हैं, जुबैर दांत पीसता हुआ बोला। तभी अरहम ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हवा में फायर किए। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, निकलो बस। जैन ने भी एहतियात से फायर किए ताकि सामने वालों की जान ना जाए। इनके बैठते ही अली ने गाड़ी तेजी से भगा दी। इन्हें लगा पुलिस इनके पीछे नहीं है, मगर जल्द ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन इनके कानों से टकराने लगे। जैन ने जल्दी से अपने आदमी को कॉल की कि पुलिस का ध्यान इनकी तरफ से भटकाएं, जबकि अली गाड़ी अपने हार्डवेयर की जानिब ले जाने लगा, क्योंकि वो भी तो इन्होंने वापिस से हासिल करना था। फिर अभी क्यों नहीं। पुलिस के सायरन की आवाज की वजह से लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागने लगे, तो अली ने इस चीज का फायदा उठाते हुए गाड़ी फुटपाथ पर चलानी शुरू कर दी ताकि पुलिस को मुश्किल दिक्कत पेश आए। जैसे ही लोग हार्बर पहुंच जाए और हमने वहां पुलिस की एक टीम पहले से ही मौजूद थी और इनके पीछे इसकी शिप्स इनके जानिब आ रही थी, जिस पर इसके आदमी मौजूद थे। वो जितना फायरिंग से बचना चाह रहा था, इतनी ही इसे इस वक्त सबको बचाने के लिए इसकी जरूरत थी। फायर करो, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। निशाना सिर्फ इस जगह का हो, सामने वाला बच जाए। वो सबको वार्न करने लगा। अरहम तुम्हें हुआ क्या है? ये हमारी दुनिया ऐसी ही है स्याह, एकदम से तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? सब बाहर पुलिस को छोड़ो। इसे हैरत से देखने लगे, जो सुर्ख होती आंखों से इन सबको देखने लगा। अली गाड़ी तेजी से चला और शिप्स की तरफ ले जाओ, गोलियां चलेंगी तब भी हमें कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। अली ने सर हाँ में हिलाया और तेजी से गाड़ी शिप्स की जानिब ले जाने लगा, जबकि इसकी वजह से पुलिस इन पर फायर करने लगी। बदले में शिप्स पर मौजूद इनके आदमी वापस से इन पर अटैक करने लगे, जिनका ताल्लुक साइकेलियन और अलाबिन गैंग से था। और हमने एहतियात से जुबैर और शीजा को शिप में बिठाया, साथ ही इसकी नजर बाएं जानिब गई, जहां मजीद शिप्स इनकी जानिब आ रही थी। ये सारी शिप्स रजा फर्नांडो ने इन्हें बचाने के लिए भेजी थी। इसने अपने आदमियों से कंफर्म किया इसकी जरूरत तो नहीं है यहाँ। जब उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं है, वो अली और जैन को लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अभी वो गाड़ी में बैठने ही लगा था कि एक गोली सीधी आकर इसे लगी। वो दर्द से करा उठा। अरहम, जैन तकलीफ से पुकारता अंधाधुंध सामने की जानिब गोलियां चलाने लगा, जहां से गोली आई थी। अरहम ठीक हो, ज्यादा तो नहीं लगी? अली स्टीयरिंग छोड़कर लरसते हाथ से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए पूछने लगा। तभी शिप से आदमी बाहर निकलकर इसकी गाड़ी को घेरे में लेने लगे और पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। बॉस बॉस आप ठीक तो हैं? प्लीज जल्दी बोले। इनमें से एक आदमी गोली चलाते हुए कपकपाती आवाज में पूछने लगा। जल्दी बोले बॉस प्लीज। एक आदमी तो बकायदा रोते हुए पूछने लगा। अपने लिए इनको इतनी तकलीफ में देखकर इसका दिल फटने लगा। मैं ठीक हूँ, गोली बस बाजू को छू कर गुजरी है। आप सब परेशान ना हो, सिर्फ अपना ख्याल रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी खरोच है। जैन बैठ जाओ अंदर, मैं ठीक हूँ। जब जैन को अंदर बैठता हुआ नहीं देखा तो वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख होती आंखों से इसे देखता जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गया। अली ठीक हूँ मैं, गाड़ी चलाओ। इसके कहने पर इसके आदमी रास्ता बनाते हुए पीछे हो गए, जबकि अली गाड़ी स्टार्ट करके इसकी तेज स्पीड कर गया। तो और हम विंडो से बाहर देखने लगा, जहां इसके आदमी वापस से शिप्स पर सवार हो चुके थे और वहां से निकल गए थे।
बताओ अरहम, ठीक हो प्लीज? जैन ने इसका बाजू पकड़ते हुए पूछा। हाँ यार ठीक हूँ, हल्का सा कट है, इसका कुछ नहीं है, रिलैक्स। वो मुस्कुराते हुए बोला, साथ अपने बाजू पर हल्की सी क्रोच से दिखा दी। तो जैन की जान में जान आई। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जैन इसे सीधा एक रूम में ले गया और इसके बाजू की बैंडेज करने लगा। ओह गॉड जैन, तुम बिल्कुल बच्चे जैसे रिएक्ट कर रहे हो। कुछ नहीं हुआ, बस शुक्र है शीजा भी हम सब में मौजूद है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। जैन सब बस हाँ में सर हिलाकर रह गया। यार जान निकल गई थी, इतना लापरवाह ना बनाकर, हम सभी तो एक दूसरे की फैमिली है। अली आगे बढ़कर इसे गले से लगाता हुआ बोला। सब ठीक है, फिक्र मत कर, वो इसकी कमर थपथपाते हुए बोला। तभी तमीमा इस रूम में जल्दी से दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरे होटल वापस हासिल कर लिए? अरहम इसे वहां देखकर तजस्सुस से पूछा। हाँ हासिल कर लिए हैं। एक मिनट, तुम्हारी बाजू पर क्या हुआ? वो परेशानी से पूछने लगी। यार कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ, अस्परा को होश आया? वही बेकरारी से पूछने लगा। इसके पूछने पर वो इसका हाथ पकड़कर फुटेज रूम की तरफ भागी तो अली और जैन भी नासमझी से इसके पीछे भागे। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? जैन ने हैरत से पूछा, जबकि अरहम भी आइब्रो झुकाकर इसकी जानिब देखने लगा। अस्परा 1 घंटा पहले उठ गई, वो बोलकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। अरहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, जबकि इसके कदम इस जगह से हिलने से इनकारी हो गए। अरसल ने बहुत कोशिश की मगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तमीमा ने कहकर फुटी चला दी। इसे जब होश आया तो मलिहा बेगम इसके सर पर हाथ फेरने लगी, साथ कुछ बोलने लगी जो वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा था, मगर वो सुन नहीं रही थी बल्कि कमरे में यहाँ वहां देखते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल जब्बार साहब ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी को चूमकर इसे बैठने में मदद की। एक हाथ इसका अपने पापा के हाथ में था जबकि दूसरा इसकी मामा के हाथ में। वो अपनी नजरें घुमाती कमरे का कोना कोना देखने लगी, साथ अपने पापा से कुछ पूछने लगी, मगर उन्होंने जवाब देने की बजाय मलिहा की जानिब देखा। मैं पूछ रही हूँ अरहम कहाँ है पापा? वो इंतहाई जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से अब लोग इसकी आवाज सुन पाए। अब्दुल जब्बार साहब ने जवाब देने की बजाय से गले से लगाना चाहा, मगर वो इन्हें इसका मौका दिए बगैर बेड से उतर गई। अभी वो बाहर जाने ही लगी थी तमीमा दाखिल हो जाती है और सामने से खड़ा देखकर वो इसे सीने से लगा लेती है। अरहम कहाँ है? वो इंतहाई बेताबी से इसे पूछने लगी। वो तुम आइंदा कभी भी इसे नहीं देखोगी या मिलोगी। अब्दुल जब्बार साहब तमीमा की बात काटते हुए सुलगते लहजे में बोले। पापा! अस्परा, तुमने सुना तुम्हारे पापा ने जो कहा? दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मलिहा बेगम ने गुस्से से कहा। यहाँ कोई मजाक चल रहा है मामा पापा? प्लीज अब ये मत कहना कि आप लोगों ने इसे मुझसे दूर भेज दिया है। वो रोते हुए चिल्लाई। मुझे अरहम से मिलना है अभी इसी वक्त। वो बोलकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई और इसके सामने अरसल अंदर दाखिल हो गया। अस्परा, अरहम कहाँ है अरसल? वो बाकायदा तड़पते हुए इससे पूछने लगी। पहले मुझे अपना चेकअप करने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। वो इसका बाजू पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगा, मगर इसने गुस्से से इसे खुद से दूर धकेला। आई नीड टू सी अरहम नाउ। वो हलक के बल चीखते हुए घुराई और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इसे बाहर मत निकलने देना। अरसल ने दरवाजे से आती 2 नर्सों को हुक्म दिया, जो जबरदस्ती से बाजू से पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगी, जबकि वो पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी। मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। तभी वो अपना एक हाथ छुड़वाने में कामयाब हुई और इसकी मदद से जोर से एक पंच नर्स के मुंह पर दे मारा। सुनाई नहीं दे रहा, मुझे अरहम के पास जाना है। इसने दूसरे वाली नर्स को बालों से पकड़कर बेड पर फेंकते हुए कहा। अब्दुल जब्बार साहब और अरसल इसकी जानिब भागे, मगर इसने साइड से गुलदान पकड़कर अरसल की जानिब जोर से उछाला। इससे पहले वो इसको लग जाता, इसने फुर्ती से इसे कैच किए। आउच! जैन कहकर मजीद स्क्रीन के सामने खड़ा होकर इसे देखने लगा। लेट मी गो, आई नीड टू सी अरहम। वो शिद्दत से चलाने लगी और साथ रोने लगी, मगर अब्दुल जब्बार साहब ने जबरदस्ती से बाजुओं से पकड़कर बेड पर लेटा दिया। अरसल प्लीज। मगर वो सुना अनसुना करता। इसके बाजू पर इंजेक्शन लगा गया, जिसकी वजह से वो फौरी नींद की वादी में उतर गई। मलिहा बेगम ने रोते हुए इसके बाल सहलाए। इसी पल तमीमा ने आगे बढ़कर वीडियो बंद कर दी। वो दैट वाज। अली ने बोलना शुरू किया, मगर सही अल्फाज ही से नहीं मिल रहे था। जैन ने इसका जुमला मुकम्मल किया। सच्ची अरहम, तुम्हारी दीवानी है ये। अली मुस्कुराते हुए बोला। और हाँ, इसके पेरेंट्स इसे मालफी कोस्ट ले जा रहे हैं ताकि ये तुमसे कभी ना मिल सके। तमीमा ने कहकर शिद्दत भरी नजरों से इसे देखने लगा, मगर फिर लंबा सांस खींच कर रह गया। नामुमकिन। वो बोलकर अस्परा के वार्डरोब की जानिब चल पड़ा। अरहम मेरी बात तो सुनो, जैन ने इसके बराबर चलते हुए कहा।
मैं तुम्हारी नसीहत के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए अपने पास संभाल कर रखो। वो आगे चलता हुआ बोला। अरहम, ये इसके अच्छे के लिए है। वो इसे समझाने लगा। तुमने देखा था वो कैसे जनूनी हो गई जब इसके पापा ने कहा वो वापस मुझसे नहीं देखेगी या मिलेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन जैन, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। खून बनकर दौड़ने लगी है वो मेरे वजूद में। इसके बाद पर वो चुप हो गया और इसके साथ चलने लगा। अब्दुल जब्बार साहब जो कमरे से बाहर स्टूल पर बैठे अरहम को वहां आता देखकर वो गुस्से से उठ खड़े हुए। You stupid bastard! वो गुस्से से चिल्लाकर उसके पंच मारने लगे, जबकि वो खामोशी से वहां खड़ा रहा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर रख दी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा और इसके पेट पर जोर से पंच मार दिया। जैन ने इन्हें पुश्त से पकड़कर अरहम से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो पंच मारते रहे। अंकल, रिलैक्स हो जाएं, जैन ने काफी दूर करते हुए कहा, जबकि अरहम दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अंदर कदम मत रखना इडियट, मेरी बेटी से दूर रहो। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से दौड़े। इससे पहले वो हैंडल घुमाता मलिहा बेगम अंदर से बाहर निकली और दरवाजा बंद करके इसे हैंडल पर हाथ रखे वो खौफ से इसकी जानिब देखने लगी। मैं इसे देखना चाहता हूँ, वो इंतहाई नरमी से बोला। प्लीज हमारी बेटी से दूर रहो, वो इंतहाई हल्की आवाज में बोली, साथ ही इनकी आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों पर गिरने लगे। आई जस्ट नीड टू सी हर, वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए फिर भी बहुत तहम्मुल से बोला, जिस पर बाकायदा वो रोने लगी। मेरी बस 2 बेटियां हैं, वो दोनों ही मेरी दुनिया है, वो बेबसी से सिसकते हुए बोली। मैं और मेरे शोहर सिर्फ इन दोनों का चेहरा देखकर जीते हैं। जब ये एक साल तुम्हारे साथ थी, हम इस दौरान इंतहाई जियत से गुजरे हैं। मैं नहीं जानती तुम क्रिमिनल हो या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती तुम हमारा कत्ल कर दोगे या नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस एक माँ हूँ और इस माँ होने के नाते तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरी बेटी से दूर रहो। और गिड़गिड़ाते हुए कहकर रोने लगी तो अरहम को इस वक्त वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगी, जो अपने शौहर के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को जाने दो, प्लीज अरहम, प्लीज रहम खाओ। उन्होंने बाकायदा इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो इंतहाई लाचारी से आंखें बंद कर गया, फिर खोलकर वहां से पलट गया। जैसे जैसे इसके कदम हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे, इसकी आंखों से आंसू बहकर इसके रुखसारों को चूमने लगे। अरहम, जैन जो इसके पीछे भाग रहा था इसके बराबर आकर पुकारने लगा, मुझे मेरी कार की चाबी दो। वो जैन की तरफ पलटकर कहने लगा तो इसने अपनी जेब से चाबी निकालकर इसे पकड़ा दी। वो बगैर कुछ कहे चाबी पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जो हॉस्पिटल से बाहर पार्क की हुई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, जैन भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। जैन, मैं कुछ देर तन्हाई में रहना चाहता हूँ, वो खुद को नॉर्मल करके संजीदगी से बोला। ओह सैड बडी, लेकिन तुम्हारे पास इस वक्त एक अदद बेस्ट फ्रेंड है जो ऐसा होने नहीं देगा। वो नरमी से इसकी जानिब देखते हुए बोला। जैन, जाओ यहाँ से, वो साफ लफ्जों में बोला। एक बात बताओ अरहम, जब मैं जुमर को छोड़कर वापस आया था, क्या तुम मुझे छोड़कर चले गए थे जब मैंने कहा था कि मुझे कुछ देर अकेले रहने दो? वो इसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा, जो तकलीफ से सुर्ख हो रही थी। मैं तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि सारा दिन और सारी रात मेरे साथ रहे और मेरी मदद की इस सबसे बाहर आने में। वो अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला, क्योंकि कुछ अरसे पहले इसने जुमर को छोड़ दिया था, इसकी पहली मोहब्बत को। इसे लगता था वो बहुत मासूम है और इसकी दुनिया के लिए नहीं बनी, इसीलिए इसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी ताकि वो इस दुनिया से दूर रहकर खुश रहे और जिंदा रहे। जुमर अस्परा नहीं है, वो आहिस्ती से बोला, और तुम भी मैं नहीं हो। मैं इतना मजबूत जरूर था कि जल्द ही खुद को संभाल गया, मगर तुम इतने बहादुर और ना ही तुम इन सब से बाहर आ पाओगे। जब मेरे पापा की डेथ हुई, मैं और अलसल इस हादसे से बाहर निकल आए, मगर तुम आज भी वहीं रुके हुए हो। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें कहा था इनकी मौत में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जिस पर इसने लंबा सांस खींचा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की जानिब निकल पड़ा। घर पहुंचकर वो सीधा जाकर काउच पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर गया, जबकि जैन रेफ्रिजरेटर से की जानिब बढ़ गया और कुछ पल के बाद वो आके इसके बराबर बैठ गया। ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो, तुम्हारे दिमाग की थोड़ी ठंडक मिलेगी। वो इसकी जानिब 3 पैक बढ़ाते हुए बोला तो अरहम ने पकड़कर इसे खोला और मुंह को लगा लिया। क्या तुम्हें मोहब्बत है इससे? जैन कुछ लम्हों के बाद पूछने लगा, दीवानगी की हद तक। वो कंधे झुकाते हुए बोला तो जैन सांस खींच कर रह गया और वापस से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। जैन, इसने थोड़ी देर बाद पुकारा, क्या हम जैसे लोगों को नॉर्मल खुशियों भरी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या हमारी तरह के लोगों को कभी भी मोहब्बत भरी जिंदगी नहीं हो सकती?
अरहम के अल्फाज पर जैन हंसने लगा। तुम बदल गए हो अरहम, इसने मुझे बदल दिया है, वो लब छुपाते हुए बोला। राइट राइट, इसने हम सबको बदल दिया, जैन मुस्कुराते हुए बोला। कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद अरहम काउच के साथ अपनी पुश्त लगा गया। इसे जाने दो अरहम। जैन की बात पर वो झटके से अपनी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखने लगा। शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन वो संजीदा था। मैं नहीं जाने दे सकता जैन, यू मस्ट, शी वाज सो क्लोज टू दी डेथ। तुम्हारा जुनून तकरीबन इसे खत्म करने वाला था। वो हम सब मॉन्स्टर्स के दरमियान में एक एंजल है, वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी है। मैं जानता हूँ। इसके समझाने पर वो बस इतना ही कह पाया। अरहम सही फैसला कर लो यार, देखो मुझे पता है सुमर इस दुनिया के लिए नहीं बनी तो मैंने इसे छोड़ दिया था। मैंने इसे इतनी मोहब्बत की कि इसके अच्छे के लिए इसे खुद से दूर कर दिया, और मुझे भी अस्परा इसे इतनी शदीद मोहब्बत है कि मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता जैन। वो कहकर उठ गया। वो हम लोगों के साथ नहीं रह सकती अरहम, और ना ही तुम इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हो। वो परेशानी से बोला। मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है जैन। तुमने देखा ना, जब इसे लगा वो मजीद जिंदा नहीं रह पाएगी तो इसने मुझे बोला, इसने बताया कि इसे मुझसे मोहब्बत है। वो इसकी तरफ देखते हुए शिद्दत से बोला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोहब्बत हो जाना गलती है, और ना ही ये कहता हूँ कि तुम दोनों का एक दूसरे से मोहब्बत हो जाना कोई गुनाह है। हम फैसला करके किसी से मोहब्बत नहीं करते। तुम दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनिया से है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन तुम दोनों को जो चीज़ जोड़ती है वो इश्क है, जो तुम दोनों को एक दूसरे से पागलपन की हद तक है। जैन ने कहते हुए लंबा सांस खींचा। अरहम, लव इज वेरी पावरफुल देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। You decide to take the power in your hand. It will never destroy you, but it will definitely define you. तुम ठीक कह रहे हो जैन। अरहम ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी जैन काउच पर खड़ा हुआ और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी आंखें देखने लगा। मेरी बात सुनो अरहम, तुम दोनों ही मुझे बहुत अजीज हो, तुम दोनों को ही लेकर परेशानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे जाने दो। ये दुनिया बहुत भयानक है अरहम, इतनी मोहब्बत है दुनिया में दूसरों को देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद लोग नफरत के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तुमने भी नफरत का रास्ता अपनाया जब लोगों ने तुम्हारी और तुम्हारी मामा की मदद नहीं की। तुमने इस दुनिया से नफरत की जब हमारी हंसती मुस्कुराती फैमिली उजड़ गई। तुम्हें लग रहा नफरत तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाएगी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने भी यही रास्ता चुना था। तुमने कभी बैठकर नहीं सोचा आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ हमारे बॉस के साथ वफादार रहे, और जो इसने तुम्हें कहा तुम करते चले गए। बदले में इस दुनिया ने तुमसे नफरत की, इतनी नफरत कि तुम्हारा जिंदा रहना भी इन्हें गवारा नहीं गुजरता। अब तुमने मोहब्बत करने का फैसला किया है, मगर बदले में ये दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। बदले में तुम्हारी मोहब्बत को इस्तेमाल करके तुम्हें मौत के कुएं में उतारेंगे। एक बार और तुमने इस रास्ते को अपनाया तो वापस नहीं आ पाओगे, बल्कि वफादारी और मोहब्बत के दरमियान उलझ कर रह जाओगे। अगर वो तुम्हारे साथ रही तो तुम हर रोज दुगनी तकलीफ से गुजरोगे। वो तफसील से समझाने लगा। जैन, मैं इसे महफूज रखने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं अपने तमाम टैटूज खत्म करवा दूंगा जो इस दुनिया की सिंबल हैं। मैं इन्हें खुद के वजूद से मिटा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना नाम भी बदल दूंगा। मैं इसे यहाँ से बहुत 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 दूर ले जाऊंगा। इसके साथ मिलकर मोहब्बत का एक छोटा सा आशियाना बनाऊंगा। मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करूंगा। जो चीजें मुझे माफिया से जोड़ती हैं, मैं वो सब छोड़कर इसके साथ चला जाऊंगा, इसने बहस करते हुए कहा, जिस पर जैन शौक की हालत में से देखने लगा। ओह माय गॉड अरहम, तुम्हें सच में जुनून वाला इश्क हुआ है इससे। उफ, तुम कुछ भी कर गुजरोगे इसके लिए। अल्लाह अल्लाह। जैन के लहजे में बेयकीनी और खुशी नुमाया थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं इस रब से भी तौबा करना चाहता हूँ। अब सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ, बेशक कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, मैं तैयार हूँ। वो वापस से काउच पर बैठकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे दोस्त। जैन ने इसे बाजू से खींचकर ऊपर उठाते हुए कहा और फिर इसे गले से लगा गया। आमीन। असरा के माँ पापा आज इसे वापस लेकर जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इन लोगों के जाने से पहले तुम्हारी एक मुलाकात भाभी से हो जाए। जैन इससे अलग होकर आंख मारते हुए बोला। शुक्रिया यार। और हमने वापस से इसे गले लगाकर मशकूर नजरों से कहा, एक चम्मच तो खा लो अस्परा,
मलिहा बेगम ने परेशानी से कहा, मगर वो मुंह खोलने के लिए बजाय दीवार की जानिब देखती रही। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज खुद को और हमें तकलीफ पहुंचाना बंद करो। वो इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, परी तुम्हें इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग कल वापस जा रहे हैं। मैं ही बेवकूफ था जिससे लगता था ये हमारा होम टाउन है और मेरी बेटी यहाँ बस जाएगी या खुशी खुशी रहेगी। कितनी गलत सोच थी मेरी। अब्दुल जब्बार साहब गुस्से से बड़बड़ाए, परी तुम्हारे पास दानिश है जो इस क्रिमिनल से काफी दर्जे अच्छा है, तुम इसके पास वापस लौट जाओ। मलिहा बेगम के अल्फाज पर असरा ने झटके से इसकी जानिब देखा, जिनकी आंखें इंतहाई सुर्ख थीं और इनके नीचे हल्के पड़े हुए थे। वो इसे पहले से काफी कमजोर लगी। दानिश तुम्हारा पहला प्यार था, अब्दुल जब्बार साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा ताकि इसकी तवज्जो हासिल कर सकें, जबकि इनके अल्फाज पर इसके वजूद में गुस्से की लहर दौड़ी। इसका दिल क्या चीखे चिल्लाए, मगर वो खामोश रही, क्योंकि इसे डर था कहीं अरसल वापिस इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश ना कर दे और वह जाने से पहले एक नजर अरहम को ना देख पाए। वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप को तकलीफ भी अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथों से आग में तो नहीं झोंकेगा। लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि वो मोहब्बत कर बैठी थी जिस पर इसका कोई जोर नहीं था। वो बेबस थी। जब तुमने कहा तुम इससे मोहब्बत करने लगी हो, मैंने तुम्हें इसके पास रहने की इजाजत दे दी, मगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है, याद रखो इस बात को। तुम्हें गोली लगी, इसकी वजह से मैंने जानबूझकर आगे होकर खुद गोली लगवाई। वो इनकी बात को काटते हुए नरमी से बोली, तो फिर हो सकता है ना दोबारा फिर से तुम्हारे साथ ये हादसा हो, फिर से गोली इस पर चले, तुम सामने आ जाओ। वो तल्खी से बोले, पापा इसके बगैर जीने का ख्याल ही मुझे डरा देता है। वो कपकपाते हुए लहजे में बोलती, साथ ही इसकी आंखें भी नम होने लगी। तुम मूव ऑन कर जाओ बेटी। वो तहम्मुल से बोले, मैं नहीं कर पाऊंगी पापा, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो नम आंखों से बेचैनी से बोली, दुनिया खत्म नहीं हो गई बेटा। मलिहा बेगम ने प्यार से इसे गले लगाते हुए कहा, मेरे लिए खत्म हो गई मामा, मेरी दुनिया वही है। पापा आपने बोला था अपने दिल की सुनो, मैंने बस इसी की सुनी है। वो इनकी जानिब देखते हुए कहने लगी, पापा प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दे, मुझे इससे बात करने दे। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके दिल में क्या है। वो बाकायदा गिड़गिड़ाने लगी, इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय नफरत के। पापा प्लीज नहीं। वो कहकर रूम से बाहर निकल गए। दोपहर में वो डिस्चार्ज हो गई तो वो इसे लेकर होटल में आ गए, जहाँ इसकी दादी अम्मा और बेला पहले से ही मौजूद थी। परी, बेला भागती हुई इसके करीब आई और इसने अपनी बाहें खोल दी, जिस पर वो इनमें आकर समाई। और बेला, वो इसे हवा में घुमाते हुए बोली तो बेला खुशी से खिलखिलाने लगी, इसे नीचे उतारो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, खुद को हर्ट कर लोगी। मलिहा बेगम बेला को पकड़ते हुए बोली, बहनें बहुत परेशान करने वाली मखलूक हैं, लेकिन इनके बगैर जिंदगी खाली सी है। तुम्हारी हाइट पहले से बड़ी हो गई है। असमा ने बेला की जानिब देखते हुए कहा, जो व्हाइट कलर की फ्रॉक पहने हुए थी और इसके बाल शोल्डर से नीचे जा रहे थे, जिसे वो हंसते हुए इसकी टांगों में चिमट गई तो इसने भी मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर दिए। अस्प्रा, दादी अम्मा की आवाज इसके कानों से टकराई। कैसी हैं दादी अम्मा? अस्मा ने इनकी जानिब देखते हुए मोहब्बत से पूछा। मैं ठीक हूँ, इन्होंने इसकी पेशानी को चूमते हुए कहा। चलो आओ, डिनर तैयार है, पहले वो कर लो। वो इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। मॉम, ये आपने बनाया है? अब्दुल जब्बार साहब ने तजस्सुस से पूछा। नहीं इडियट, रूम सर्विस से मंगवाया है। इनके जवाब पर सब हंसने लगे। अस्प्रा का खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेडिसिन की वजह से इसे जबरदस्ती खाना पड़ा। डिनर के दौरान बेला की फनी बातों पर सब हंसते रहे। मैं तुम्हारे साथ आज रात सो सकती हूँ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मलिहा बेगम इसके कहने लगी, क्योंकि इसे बारिश और तूफान से डर लगता था और इस वक्त जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। मैं ठीक हूँ मामा, अगर बारिश ना हो रही होती तो अब तक हम लोग पाकिस्तान के लिए निकल चुके होते। मलिहा बेगम ने खिड़की से बाहर होती बारिश को देखते हुए कहा, कब की फ्लाइट है कल? मौसम की खबर के मुताबिक बारिश सुबह तक रहेगी और हमारी फ्लाइट 9 बजे की है सुबह में। ओके, मैं सुबह 9 बजे तक तैयार आऊंगी। वो सांस रुकते हुए बोली। गुड नाइट। वो उसका माथा चुमकर कमरे से निकल गई। गुड नाइट मामा। वो ज़ेरे लब बोलकर दरवाजा बंद कर गई और खिड़की के सामने कर्टन करके बेड पर बैठ गई। पता नहीं क्या हुआ होगा इस दौरान जब मैं बेहोश थी। क्या स्नान ने जैन, अरहम और जुबैर को पकड़ लिया होगा या फिर इन्हें मार दिया? ओ गॉड, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं जानती हूँ इन लोगों को कुछ नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होता तो मीमा और अरसल इतने रिलैक्स नहीं होते।
लेकिन अरहम है किधर? वो आया क्यों नहीं मेरे पास? वो कुशन को खुद के सीने से लगाते हुए बड़बड़ाने लगी। अरहम, मैं तो ये भी नहीं जानती तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं। क्या तुम इस बार मेरे पीछे आओगे? क्या इस दफा फिर से होगा? वो सिसकते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तभी से खिड़की पर दस्तक होने की आवाज सुनाई दी, मगर इसने ये अपना वहम समझा। थोड़ी देर तक दस्तक तेज होती गई तो वह धड़कते दिल के साथ खिड़की की जानी बढ़ गई और फिर लरसते हाथों से 7 पर्दे पीछे कर दिए। सामने अरहम को देखकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने फौरी खिड़की खोल दी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ इसने विंडो लॉक कर दी। वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी। वो इसे दीवार के साथ लगाकर इसके लबों पर अपने लबों को कैद कर गया। जब इससे खड़ा रहना मुश्किल होने लगा तो इसने खुद का सहारा देने के लिए अपनी बाहें अरहम के गर्दन के गिर्द हायल कर दी। जब इससे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो इसने इसकी गर्दन को छोड़कर अपने हाथों से इसके सीने पर दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से वो कुछ पल बाद इससे दूर हुआ। तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी बेतरतीब होती सांसों को नॉर्मल करने लगी। साथ वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अस्फरा को आज वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम और प्यारा लगा। अरहम, इसने खुद को नॉर्मल करके नरमी से पुकारा, जिस पर वो इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। मेरा नाम वापस लो, वो कहकर अपना चेहरा इसके गर्दन और बालों में छुपा गया ताकि इसके वजूद की खुशबू खुद की सांसों को हमवार कर सके। अरहम, इसने ब्लश करते हुए मोहब्बत से चूड़ लहजे में पुकारा। डैम, आई मिस योर वॉइस, आई मिस एवरीथिंग ऑफ यू। वो इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते हुए बड़बड़ाया और साथ ही इसके बालों में नरमी से अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर इसकी आंखों में देखने लगा। तो वो हया से अपनी आंखें झुका गई। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि वो बता रहा था वो जानता है। मैं नहीं जाना चाहती, वो बेकरारी से बोली। तो फिर मत जाओ, वो इसकी नाक को चूमते हुए बोला। हम दोनों जानते हैं इसी में बेहतरी है, इसने झूठ बोला। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, वो कपकपाते लहजे में बोला। तो अस्प्रा ने आहिस्ती से इसे खुद से दूर किया और अपने वार्डरोब की जानी बढ़ गई। मत जाओ प्लीज, वो इसे पुश से हक करते हुए बकायदा गिड़गिड़ाया, जिस पर अस्प्रा के दिल की एक बीट मिस हुई। मगर वो टॉवल लेकर इसकी जानिब पलटी। यहाँ बैठो, इसने कहकर नरमी से अरहम को बेड पर बिठाया, क्योंकि वो मुकम्मल भीगा हुआ था। वो भी बगैर कुछ कहे बैठ गया। तुम पागल हो, जानते हो क्या? वो इसके बाल नरमी से खुश करते हुए पूछने लगी, जिस पर इसने कहका लगाया। तो वो ना में सर हिलाते इसका भीगा हुआ कोट उतारने लगी। जैसे ही कोट उतारने के बाद वो वापस से इसके बाल खुश करने लगी तो अरहम ने इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके खुद के करीब की और इसकी तरफ देखने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अस्प्रा इसकी आंखों की तपिश को महसूस करते हुए कहा। कैसे? वो शरारत से पूछने लगा। जैसे कि इसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या बोले। जैसे कि मुझे तुमसे प्यार है, वो मुस्कुराते हुए बोला। इसके अल्फाज पर इसका वजूद थमा। दिल दीवाना वार धड़कने लगा। वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी और इसे एहसास ही नहीं हुआ कब इसकी आंखें नम होने लगी। मैं नहीं जानता अस्प्रा, क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ मुझे जुनून है तुम्हारे इश्क का। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा था, लेकिन जब मैंने कहा था तुम मेरी रोशनी हो, मैंने झूठ नहीं कहा था। तुम रोशनी हो जिसकी मुझे शदीद तलब है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हारे लिए कुछ बहुत अनमोल होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, लेकिन तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ। इसने अस्प्रा की आंखों से आंसू चुनते हुए कहा जो गिरते ही जा रहे थे। अस्प्रा, तुम वो सब हो जिसकी मुझे जरूरत है, वो उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। तुम जब जब सांसें भरती हो मुझे एहसास होता है मैं क्यों सांस ले रहा हूँ, वो इसकी शारक पर उंगली चलाते हुए बोला। तुम्हारे दिल की धड़कनों का शोर मुझे एहसास दिलाता है उसमें सुनने की सलाहियत क्यों है, वो इसके सीने पर साथ अपने कान लगाकर बोला, जहां अस्प्रा का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। जब तुम चलने के लिए कदम उठाती हो तब मुझे एहसास होता है मेरा वजूद हरकत क्यों कर सकता है, वो इसे अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला। तुम जब जब खुशियों भरे कहके लगाती हो तब तब मुझे मेरी समझ आता है कि मैं क्यों बोलता हूँ, वो इसकी थोड़ी को चूमते हुए बोला। एंड with every kiss, touch and embarrass you, remind me of why I live. फिर से तुम्हारे होने से मेरा होना है, वो इसके अल्फाज पर अस्प्रा इसके गले से जा लगी और शिद्दत से रोने लगी। मैं जानता हूँ मैंने सब खराब किया है, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें अच्छे वाला अरहम दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी,
वो इसके गिर तंग सार करते हुए बोला और नम आंखों से बड़बड़ाया। लेकिन मैं तो पहले से ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो रोते हुए ब्लश करने लगी। वो तो तुम्हें मॉन्स्टर से मोहब्बत थी ना? वो इसकी गाल खींचता हुआ बोला। तो फिर क्या है, तुम जैसे भी हो मुझे मोहब्बत है तुमसे। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रखते हुए बोली। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दोगी? वो उम्मीद से इसकी जानिब देखने लगा। बिल्कुल दूंगी। वो इसके बालों पर उंगलियां चलाते हुए बोली। आई विल नॉट लेट यू डाउन। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छी से बात है, वरना जान से मार दूंगी। वो इसके सीने पर पंच मारते हुए उठ गई, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ अपनी गीली शर्ट उतारकर हेडबोर्ड के साथ पुश लगा गया। वैसे अरहम, तुम्हारा प्लान क्या है? अस्फा ने इसकी शर्ट पकड़कर आयरन की जानी बढ़ते हुए पूछा। क्या मतलब? वो नासमझी से पूछने लगा, साथ इसे देखने लगा जो इसकी आयरन करने में मसरूफ थी। मैं कल जा रही हूँ। वो शर्ट को टेबल पर फैलाती हुई बोली, क्योंकि शर्ट ज्यादा गीली थी इसीलिए इसने आयरन बंद करके इसे खुश्क होने के लिए वैसे ही फैला दिया था। तुम नहीं जाओगी? वो सुकून से बोला। क्यों, दोबारा से किडनैप करने का इरादा है जनाब? वो इसके पास आकर कमर पर हाथ रखकर पूछने लगी। हो सकता है। वो इसे एक आंख मारता कहता इसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिरा गया। मजाक के अलावा अरहम, मैं सीरियस हूँ। वो मुंह बनाते हुए पूछने लगी। ओके मेरी जान, इस दफा तुम अपने शोहर का तारुफ अपने घर वालों से करवाओगी, सिंपल। वो इसके बाल कान के पीछे करते हुए नरमी से बोला। सिंपल? इसने अप्रोच करते हुए पूछा। बस सिंपल। वो कहने के साथ इसका सर अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर गया, जबकि वो भी इसकी धड़कनों की आवाज सुनते हुए सो गई। वो जो मजे से सो रही थी, अपने बालों से मुसलसल चलती उंगलियां महसूस करके इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। अरहम, वो आंखें बंद किए हुए नरमी से बोली। टेसोरो। वो इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते हुए पूछने लगा। पास आओ। वो ब्लश करते हुए बोली। आई लव यू। अरहम के बोलने पर इसकी आंखें झट से खुल गईं। जब इसने पलटकर इसके चेहरे की जानिब देखना चाहा, तो इसकी तवज्जो कमरे में आती सूरज की शुआओं ने खींची, जो सफेद मार्बल पर गिरती कमरे को इंतहाई खूबसूरत दिखा रही थी। तभी वो सर उठाकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगा, तो अस्परा ने मोहब्बत से अपनी नाक इसके नाक से मिस की। इसी पल दरवाजे पर दस्तक की, मगर वो अनजान बने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देखते रहे। जब दस्तक तेज हो गई, बाहर से पुकारने की आवाज आने लगी। इग्नोर करो, वो कहकर इसकी थोड़ी को चूम गया। अस्परा। बाहर से मलिहा बेगम की आवाज जब अच्छे से इन दोनों को सुनाई दी, तो वो दोनों एकदम से होश में आए। मामा, ओ गॉड। वो इसे खुद से पीछे करके जल्दी से उठ बैठी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर भूल गई थी कि इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ एक होटल में मौजूद है। अस्परा। मलिहा बेगम की परेशान सी आवाज वापस से आई। जी मामा। इसने कहकर टेबल से अरहम की शर्ट पकड़कर इसे पकड़ाई, जो बगैर देर किए पहनने लगा। उफ अल्लाह, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई है जवाब देने में? वो आहिस्ती से पूछने लगे। वो मामा, मैं वॉशरूम में थी। वो बोलकर जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। ओके, अगर तुम तैयार हो गई तो जल्दी से दरवाजा खोलो, हम लोग कुछ देर में निकल रहे हैं। वो जल्दी से बोली। अस्परा, सुन रही हो? इसके ना जवाब आने पर वो वापस से बोली। जी मामा, मैं तैयार हूँ। वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल कर बोली, साथ अरहम को घूरने लगी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दरवाजा खोलो बेटा। वो दरवाजा का हैंडल घुमाने हुए कहने लगी, जो लॉक था। मैं आ जाती हूँ कुछ देर में मामा। वो जल्दी से बालों में ब्रश करते हुए चिल्लाते हुए बोली। नहीं, अभी खोलो, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो जिद्दी लहजे में बोली। इसका दिल खौफ से धड़कने लगा, जबकि अरहम इन दोनों की बातों से बेनियाज होकर अस्परा को की पूंछ से हक करके मिरर में अपना और इसका अक्स देखने लगा। तुम्हें भी इस वक्त यहाँ से जाना होगा। वो इससे अपना आप छुड़वाकर खिड़की का दरवाजा खोलते हुए बोली। स्पाइडरमैन की तरह जाने की बजाय वो अपने सीने पर हाथ बांधकर एब्रोच कागज की जानिब देखने लगा। क्या? जाओ, जंप करो। वो कहकर खिड़की से बाहर नीचे की जानिब देखने लगी, तो इसे याद आया वो लोग 6th फ्लोर पर हैं। तुम यहाँ से रात को आए थे, इसीलिए तुम्हें अच्छे से पता होगा वापस कैसे जाना है। वो इसे घूरते हुए बोली और आंखें घुमा कर रह गई। ओह गॉड, ये सो क्यूट। वो खुद से बड़बड़ाई। तो मुझे ऐसे कह रही हो यहाँ से निकल जाओ जैसे मैं तुम्हारा कोई शौहर नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड हो गया। जैसे तुम्हारी मामा रंगे हाथों पकड़ लेंगी तो तुम्हें जान बचाने के लिए खर्चा है, वरना मामा से काफी जूते पड़ सकते हैं, जबकि पापा भाई छड़ी लेकर खड़े हैं। एक मिनट, क्या तुम कल विंडो से नहीं आए थे? वो इसके बाजू पर पंच मारते हुए बोली। अस्परा। मलिहा बेगम की गुस्से भरी आवाज अंदर गूंजी। अरहम प्लीज जाओ। वो इसे हाथ से पकड़कर खिड़की की जानिब ले जाती हुई बोली। मैं नहीं जा रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी गैर के कमरे में नहीं बल्कि अपनी बीवी के कमरे में हूँ। अरहम। अस्परा,
चलो इकट्ठे दरवाजा खोलते हैं, वो कहकर इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। नहीं नहीं, वो एकदम से इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करते हुए इल्तिजाइया बोली, टेसोरो, मुझ पर यकीन करो, मेरे पास एक आखिरी मौका है तुम्हारी फैमिली के साथ चीजें नॉर्मल करने का। वो इसके हाथ अपने सीने से हटाकर हाथों में कैद करते हुए बोला। वो फिक्रमंदी से इसकी आंखों में देखने लगी तो अरहम ने यकीन दिलाने वाली मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली और साथ ही इसका रुख दरवाजे की जानिब कर दिया। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला जहां मलिहा बेगम परेशानी से वहां खड़ी थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही असरा के पीछे खड़े वजूद को देखा, इनकी फिक्रमंदी खौफ में बदल गई। अब्दुल जब्बार, उन्होंने अरहम को देखते हुए कपकपाती आवाज में कहा। मामा। गुड मॉर्निंग मिसेज अब्दुल जब्बार। अरहम के कहने पर असरा ने 180 के एंगल से अपनी गर्दन घुमाकर इसके चेहरे की तरफ देखा जहां इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। अब्दुल जब्बार, मलिहा बेगम ने इस दफा चिल्लाते हुए पुकारा। क्या हुआ है स्वीटी? अब्दुल जब्बार साहब ने आकर अपनी बेगम से पूछा, साथ ही इनकी नजर अरहम पर पड़ी। तुम? वो गुस्से से बोलकर इसकी जानी बढ़े। जी मैं, वो कहकर असरा को खुद के पीछे करके खुद आगे खड़ा हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर जोर से पंच अरहम के जबड़े पर मारा। पापा नहीं। वो जल्दी से अरहम को क्रॉस करके अब्दुल जब्बार साहब की जानिब बढ़ी, जबकि वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ, जैसे इसे किसी ने पंच नहीं मारा बल्कि बोसा लिया है। अब्दुल जब्बार नहीं। मलिहा बेगम ने इनको बाजू से पकड़कर पीछे करते हुए कहा। तुम अंदर कैसे आए? दफा हो जाओ। वो सुलगते हुए लहजे में कहने लगे। मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, वो सुकून से बोला। मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना, तुम बस निकलो यहाँ से। पापा प्लीज एक चांस तो दे दें इसको। वो मिन्नाई। नहीं, वो सदमहरी से बोले। बेटा इसकी बात सुन लो, दादी अम्मा ने आगे बढ़कर कहा। मॉम, आप पुलिस को कॉल करें, वो तपे हुए लहजे में बोले। वैसे तुम अंदर कैसे आए? मैं इसकी विंडो के जरिए अंदर आया हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। साथ ही इसने अपने हाथ पॉकेट्स के अंदर डाल लिए। अस्प्रा, उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। मैंने इसे अंदर आने दिया पापा, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने इसकी इज्जत की, आपके साथ जाने के लिए मान भी गई। मैं चाहती तो कल रात इसके साथ भाग जाती, क्योंकि वो कोई नामहरम नहीं बल्कि मेरा महरम है। अस्प्रा, मलिहा बेगम ने इसे कोहनी से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। मगर मामा मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है आप अरहम को एक मौका दें। वो शौहर है मेरा मामा, आप लोगों को एक बार इसे सुनना चाहिए प्लीज। वो आखिरी अल्फाज अपने पापा की जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अब्दुल जब्बार साहब ने गुस्से से अरहम की जानिब देखा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, वो कहकर मेन कमरे की जानिब चले गए। जब अरहम इनके पीछे पीछे चलने लगा तो बेला डर की वजह से अपनी दादी अम्मा के पीछे छुपने लगी। जाहिर सी बात है, इसने इसे गर्दन से पकड़कर हवा में काफी देर घुमाया था और फिर जमीन पर पटक दिया था। सब वहां जाकर काउच पर बैठ गए। कुछ पल वहां खामोशी रही, जिस दौरान अब्दुल जब्बार साहब अरहम को घूरते रहे, जबकि वो अपना हाथ बालों में चलाने लगा। इसे इतना नर्वस देखकर अस्प्रा इसके करीब गई और अपना हाथ इसके कंधे पर रखा, जिस पर इसने नजर उठाकर इसकी जानिब देखा। तुम सब संभाल लोगे, मुझे यकीन है। वो अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे बाल खींचूंगी। वो इसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर शरारत से बोली तो वो हंसने लगा। इसे रिलैक्स होता देखकर वो इसका हाथ छोड़कर इसके बराबर ही बैठ गई, ताकि वो पुरसुकून रहे कि वो इसके पास है। तभी अरहम सुकून से अब्दुल जब्बार साहब की जानिब देखने लगा। क्या बोलूं सर? अब्दुल जब्बार साहब, अंकल या पापा? अरहम को लोचता हुआ देखकर बेला ने नरमी से बोला तो अस्प्रा ने अपने हंसी रोकने के लिए जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, जबकि मलिहा बेगम अपनी लाडली बेटी की जानिब देखने लगी, जिसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। ओ हाँ पापा, बाबा या मिस्टर अब्दुल जब्बार? अब्दुल जब्बार साहब ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ओह राइट मिस्टर अब्दुल जब्बार साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरू करूं, वो लब चबाते हुए बोले। अरहम, अस्प्रा ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। यार सॉरी, मुझे कोई तजर्बा नहीं है लड़कियों के पापा से कैसे बात करते हैं। वो इसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोला। सही कह रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ कत्ल करने का तजर्बा है, अब्दुल जब्बार साहब ने ऊंची और साफ लफ्जों में कहा, जिसकी वजह से अरहम की शरारत और मजाक कहीं दूर जा सोए और इसकी जगह संजीदगी ने ले ली। आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे सिर्फ कत्ल करने का तजर्बा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ खून, डर और मौत देखी है। आप सही बोल रहे थे, मुझे ऐसे शख्स को यहाँ नहीं होना चाहिए था।
वो नरमी से बोला, जबकि इसकी आवाज में दर्द नुमाया था। अरहम। असफरा ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो इसके पीछे करके वहां से उठ गया। नहीं असफरा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, इसने कहकर अपना रुख अब्दुल जब्बार साहब की जानिब किया। मेरे पापा नहीं थे जो मेरे पास बैठे मुझे समझाते कि मैं किस दलदल में धंसता जा रहा हूँ, जो मेरी मदद करते इन सब से बाहर आने में। मैंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मेरे पास सिर्फ मेरी मामा थी जो मेरा सब कुछ थी, लेकिन इन्हें भी मेरे पापा ने मुझसे छीन लिया। इसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। फिर मुझे एक बुरा आदमी अपने साथ ले गया जिसने मेरी परवरिश की और अपने जैसा ही बना दिया। आई डोंट डिजर्व योर डॉटर, आई डोंट डिजर्व दिस फैमिली। वो सबकी जानिब इशारा करते हुए तकलीफ से बोला। माना जाए या ना माना जाए, किस्मत हम दोनों को करीब लाई है। मैंने आपकी बेटी को बहुत तकलीफ दी है। वो मेरे साथ इंतहाई अजियत से गुजरी है, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे, मगर हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। एक वक्त था मुझे अपने मरने से खौफ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब भी मैं आपकी बेटी की तरफ देखता हूँ, मुझ में जीने की ख्वाहिश बढ़ती है। दिल करता है इसके साथ जिंदगी का हर पल गुजारूं। इसके अल्फाज पर असफरा की आंखें भीगने लगी। मैंने जो कुछ किया, मैं इसे बदल नहीं सकता, ये मेरे बस में नहीं है, और ना ही इसकी कोई माफी है। जो कुछ मैंने आपकी बेटी के साथ किया, आपका गुस्सा करना मुझे समझ में आता है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, एक माँ को इसकी बेटी से अलग करने का, एक बाप को इसके बच्चे से। असफरा अपनी जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई इससे इतनी शदीद मोहब्बत नहीं कर सकता जैसे मैं करता हूँ। कोई दूसरा इसको इतना खुश नहीं रख सकता जितना मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जुनून वाला इश्क है इससे, और इसके साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं अपना माजी इसके लिए और खुद की इस्लाह के लिए पीछे छोड़ने के बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मेरे माजी की वजह से इस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा, और मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगा। बोलकर अब्दुल जब्बार साहब के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा, जबकि असफरा भी अपनी आंखें खुश करती अपने पापा की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। उन्होंने एक नजर अरहम को और फिर असफरा को और वापिस से अरहम को देखा। मियां बेगम ने इनके पीछे जाकर इनके कंधे पर हाथ रखा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हकीकत अपने ख्वाबों से बाहर निकलो। तुम सिर्फ इसके लिए और हमारे लिए मसाइब पैदा करोगे और कुछ नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी परियों की कहानी से बाहर आओ। वो दांत पीसते हुए बोले, जिस पर वो हंसने लगा और फिर बोला, आपकी बेटी ने मुझे फेरीलैंड में रहना सिखाया है। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। जानता हूं, वो तुमसे कई गुना अच्छा लड़का डिजर्व करती है, जानता हूं, और मैं दोबारा से अपनी फैमिली के हवाले से रिस्क नहीं ले सकता, जानता हूं। मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेटी के करीब रहो। पापा, असफरा ने एहतजाज किया, मगर अरहम ने इसे चुप रहने का इशारा किया। जानता हूं मैं सर, इसने इनकी जानिब देखते हुए जवाब दिया। तुम मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं इससे इश्क करता हूं, वो भी करती है। अगर वो मुझे खुद कह दे चले जाओ मेरी जिंदगी से, तो आई प्रॉमिस में चला जाऊंगा और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। वो हतमी लहजे में बोला। असफरा, इससे बोलो कि तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चला जाए और आइंदा तुम्हारी लाइफ में मुदाखलत ना करे। अब्दुल जब्बार साहब ने इसे हुप्पिया लहजे में कहा, तो वो मुंह खोले इसकी जानिब देखने लगी। इस पर जोर मत दो बेटा, दादी अम्मा की आवाज गूंजी। लेकिन मॉम, इसे फैसला करने दो, वो दो टोक लहजे में बोली। ये बहुत खतरनाक आदमी है, उन्होंने माथे पर बल चढ़ाते हुए कहा। अपने आप को इसकी जगह रख कर सोचो, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं ये नहीं हूं और ना ही कभी होऊंगा। असफरा, तुमने सुना जो मैंने कहा? वो सुलगते हुए लहजे में बोले। पापा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपको इसे एक मौका देना चाहिए। मैंने इसे शुरू से आखिर तक देखा है, मुझे सब याद है। ये एक मॉन्स्टर था जिसके पास दिल ही नहीं था। मुझे इसकी बेरहमी, संगदिली, टॉर्चर करना याद है, लेकिन इसके बावजूद मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ क्यों, लेकिन मैंने इसका वो रुख देखा जो किसी ने नहीं देखा, जो दुनिया की नजरों से ओझल है। पापा, मैं जानती हूँ आप मेरा अच्छा चाहते हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, ये वो नहीं है जो दुनिया कहती है। प्लीज पापा, प्लीज एक चांस दे। वो बाकायदा गिड़गिड़ाने लगी।
तुम्हारे लिए अच्छा है इस दफा तुम खुद को साबित करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहकर अपने कमरे से चले गए, जबकि मलिहा बेगम ये इनके पीछे पीछे चली गई। दूसरी तरफ बेला और दादी अम्मा अरहम की तरफ देखने लगी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारा माजी तुम्हारे पीछे नहीं घूमेगा? मैं इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। दादी अम्मा के पूछने पर वो तहम्मुल से बोला। कहाँ? वो थोड़ा आगे होकर नासमझी से पूछने लगी। मैं नहीं जानता, अभी कुछ फाइनल नहीं सोचा, लेकिन बहुत दूर, जहां हमें कोई जानता ना हो। वो मजबूत लहजे में बोला। तुम्हारे बारे में सारी दुनिया जानती है, तुम किसी शहर में नहीं रह सकते। पुलिस का तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सिर्फ नाम ही काफी है। मेरे पास बहुत से रास्ते हैं, आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिसके बाद दादी अम्मा ने कुछ नहीं कहा। बेला आगे बढ़कर और उछलकर असरा की गोद में बैठ गई। क्या हुआ है? इसने इसके चेहरे पर चुटकी भरते हुए पूछा। ही इज बैड, उसके कान में खौफ से सरगोशी नुमा बोली। तुम्हें बात करनी है इससे? असरा के पूछने पर इसने नामे सर हिलाया। इसने मुझे हर्ट किया था, वो मुंह बिसोरते हुए बोली। आइंदा कभी नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। वो इसका हाथ और माथा चूमते हुए बोली। कुछ देर बाद जब असरा की फैमिली पाकिस्तान के लिए निकल गई तो वो दोनों जैन के घर पर चले गए। यहाँ रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो फ्रेश होकर इसके करीब आकर बोला और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। रुको, बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो? वो इसके पीछे भागकर इसे रोकते हुए सवाल करने लगी। मुझे देखना है कि हर चीज वापस अपनी जगह सही जगह मौजूद है, वो कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अरहम वेट, तुमने कहा था तुम ये दुनिया छोड़ रहे हो। वो जल्दी से इसका बाजू थामती हुई बोली। हाँ तो अस्परा, मैं आखिरी दफा सब देखकर अपने बॉस से बात करना चाहता हूँ। इसके कहने पर इसने इसे छोड़ दिया और सांस खींच रह गई। मैंने वादा किया है तुम्हारे पापा से मेरी जान, और मैं वादा निभाना जानता हूँ। टेंशन ना लो, मुझ पर सिर्फ यकीन करो। हम यहाँ से बहुत जल्द जा रहे हैं, मुझे सिर्फ एक प्लान पर अमल करना है। इसने कहते हुए मोहब्बत से इसकी थोड़ी को चूमा। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, इसने इसके गाल को चूमकर कहा। वापिस घर में दाखिल हो गई तो अरहम भी सुकून से चला गया। रात 10 बजे डोरबेल बजी तो वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई, जहां से जैन अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे अली और अहमद थे, मगर इसकी आंखें अरहम को तलाशने लगी। जैसे ही वो सामने आया तो इसका दिल खुशी से झूमने लगा, मगर इसे इसके चेहरे पर थकावट सी महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद वैसे मुस्कुराकर देख रहा था। सारे बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए सीधा अपने अपने कमरों में चले गए। सब कैसा गया? उसके बराबर सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछने लगी। अच्छा गया है, मैंने अपने होटल्स, हार्बर, कसीनो, रेसलिंग क्लब सब कुछ वापस से हासिल कर लिया है। वो कमरे की जानिब बढ़ता हुआ बताने लगा। और तुम्हारे बॉस से बात हुई? अच्छी गई। वो अपने कमरे में दाखिल होकर बोला। बताओ मुझे। कल बताऊंगा, अभी मैं थक गया हूँ। वो दरवाजा लॉक करते हुए बोला और जूता उतार कर बेड पर लेट गया। क्या वो खुश था? वो इसके पास आकर पूछने लगी। जाहिर सी बात है नहीं, इसने एसी की स्पीड तेज करते हुए कहा। तो मतलब तुम यहाँ से नहीं जाओगे? वो तो जस्सू से इसके पास बैठकर पूछने लगी। इसने पलटकर अस्परा की जानिब देखा। यहाँ आओ। मतलब? इसने बौखलाते हुए कहा। तुमने सुना है अस्परा? इसने इसके सामने हाथ फैलाया। जब वो धड़कते दिल के साथ थाम गई तो अरहम ने इसे खींचकर अपने साथ लेटाया। 4 AM सुबह की फ्लाइट है। वो इसे सीने से लगाकर आंखें बंद करता हुआ बोला। हम किधर जा रहे हैं? इसने थोड़ा सा ऊपर उठकर इसके सर को हल्का हल्का सा दबाते हुए पूछा। तुम जान जाओगी। वो आंखें खोलकर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ये 4 बजे की फ्लाइट ही क्यों है? टेसोरो, मैं थक गया हूँ, कल बता दूंगा ना। वो इसका हाथ पकड़कर वापिस से इसे लटाता हुआ बोला। तो वो इसके गिर्द अपना हिसार बांधकर आंखें बंद कर गई। मुझे नींद नहीं आ रही है अरहम। वो कुछ बाद इसकी बाजुओं पर मौजूद टैटूज पर उंगली चलाते हुए बोली, क्योंकि वो दोपहर में काफी देर सोई थी। दिख रहा है। वो इसके बालों में चेहरा छुपाता नरमी से बोला। मुझे एक्चुअली परेशानी हो रही है तुम्हारे लिए, इतना कुछ हो गया है अचानक। तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल होगा ना। वो आहिस्तगी से बोली। सब बेहतर होगा, मुझे इस रब पर भरोसा है। मैं चल पड़ा हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे थाम कर रहेगा और हर मुसीबत से लड़ने में मेरी मदद करेगा। वो सुकून से बोला। इंशाल्लाह, बेशक वही होता है जो वो चाहता है। लेकिन अरहम, तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और तुम्हारे बॉस ने क्या कहा? क्या तुम्हारा ये जिद्दीपन कभी कम होगा? वो इसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए पूछने लगा, क्योंकि वो बार बार एक ही सवाल कर रही थी। नहीं। इसने उठकर शौक नजरों से इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर इसे ऐसे देखने लगा जैसे शिकारी अपने शिकार को। मुझे ऐसे देखना बंद करो,
मैं तुम्हारा कोई खाना नहीं हूँ। वो उसकी आंखों पर हाथ रखती हुई बोली। एक्सक्यूज मी, मुझे चर्बी वाला गोश्त पसंद नहीं, वो शरारत से बोला। तुम्हारा मतलब मैं मोटी हूँ? इसने इसके पीठ पर पंच मारते हुए कहा। नहीं, तुम बस पागल हो। वो इसका सर वापस से अपने सीने पर रखता हुआ बड़बड़ाया। सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इसके दिल पर अपने लब रखती हुई बोली तो इसके दिल की एक बीट मिस की। मैंने अपना घर जला दिया जहां मैं रहता था। वो कुछ पल बाद बोला तो वो चलकर बेड पर बैठ गई। क्या? वो सदमे से बोली। हाँ, फायरिंग के दौरान मेरे 2 आदमियों की डेथ हो गई थी। मैंने इनकी डेड बॉडी वहां रख दी। इनके समेत सारा घर जलकर खाक हो गया, और वो वाला हिस्सा भी जहां मेरी मम्मा रहती थी। अस्परा ने खौफ से इसकी जानिब देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो गए थे? मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ, इसके लिए पिछली जिंदगी को खत्म करना जरूरी था। पुलिस यकीन कर लेगी जो आदमी मरे हैं वो मैं और जुबैर हैं, जिसकी वजह से मेरी फाइल बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ बाकी सब कुछ भी बंद हो जाएगा। क्या इन्हें समझ नहीं आएगा वो तुम और जुबैर नहीं हो? नहीं, इन्हें पता नहीं चलेगा। वहां सिर्फ हड्डियां मौजूद होंगी जो कि डीएनए टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अस्परा, सबसे बढ़कर कोई भी मेरा और जुबैर का ब्लड ग्रुप नहीं जानता है, तो जरूरी थोड़ी है पुलिस समझे वो तुम लोग ही हो सकता है वो इन्हें कोई और समझ लें। अस्परा ने परेशानी से इसकी जानिब देखा। सब जानते हैं वो घर मेरा है और कुछ पुलिस मेरे साथ मिली हुई है। वहां जो मेरे आदमी हैं वो यकीन दिला देंगे ये हम दोनों ही हैं। वो इसे अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। तुमने लोगों को यकीन क्यों दिलाया कि जुबैर भी मर गया? इसके पीछे क्या वजह है? पुलिस सिर्फ मुझे और जुबैर को ही ज्यादा अच्छे से जानती है। मेरे बाद अगला टारगेट वही होता जो मैं नहीं चाहता। मेरा दोस्त है वो। मैं चाहता हूँ इस मौत का फायदा उठाकर वो शीजा के साथ कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाए। बाकी इसकी मर्जी, अब वो क्या करता है। वो उसके बालों से खेलता तफसील से बताने लगा। ओके, तुम्हारी बॉस के साथ क्या बात हुई? इसने एहतियात से वापस से पूछा, जिस पर उसे घूरने लगा। इसने मुझे कहा ये छोड़कर मत जाओ। वो परेशानी से लब चबाते हुए बोला। मतलब? वो परेशानी से इसकी जानिब देखने लगी। मतलब वो बहुत नाराज हैं। इसने मुझे बहुत कुछ बोला, जैसा कि मैं बदल गया हूँ। इसने कहा मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मॉन्स्टर कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसके मुताबिक मैं चंद दिन बाद तुमसे बोर हो जाऊंगा और तुम्हें टॉर्चर करूंगा और आखिर में तुम्हारी और अपनी दोनों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो अफसोदगी से बताने लगा तो वो इसकी आंखों में दर्द साफ देख सकती थी। इसने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में देखने लगी। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? इसने नरमी से पूछा। बेइंतहा, दीवानगी की हद तक। वो यकीन से बोला। तुम्हें वो पल याद करके कैसा महसूस होता है जिनमें तुमने मुझे अजियत दी थी? मुझे इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने आज तक किसी भी औरत को ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे मैंने तुम्हें किया था। मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे पहले कभी कोई औरत किडनैप नहीं किया। पता नहीं तुम्हें कैसे कर लिया। मुझे इसके लिए खुद पर इंतहाई अफसोस है। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुमने किस कदर माफी का तलबगार हूं। इसने सच्चाई का मुजाहरा किया। अपने बॉस के अल्फाज को खुद पर हावी ना होने देना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें तकलीफ देंगे। मेरे पापा कहते हैं अगर किसी को सच में अपने किए पर पछतावा हो तो इसे माफ कर देना चाहिए, और मैंने तुम्हें माफ किया। बस बात खत्म। वो संजीदगी से बोली। तुम और मैं दोनों ही जानते हैं मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं। वो उदासी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला तो वो थोड़ा नीचे झुकी और इसके लबों को अपने लबों में कैद करके शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगी। अस्परा की अचानक से गुस्ताखी पर वो बुखलाया और इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो खुद की सांसों को नॉर्मल करते हुए बोली और इसके पेट पर सीधे होकर बैठ गई। इसने इसे कमर से पकड़ कर लिटाया और इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ने लगा, जबकि वो उतल पुतल होती धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। गुड नाइट। वो इसके कान की लू को चूमता हुआ बोला और सीधा होकर लेटकर अपनी आंखें बंद कर गया। अरहम! या ये क्या बात हुई? मुझे अभी नींद नहीं आ रही, कुछ देर बातें करो ना मुझसे। वो इसे हिलाते हुए बोली। मैं बहुत थक चुका हूँ टेसोरो, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तुम भी सो जाओ। वो आंखें बंद किए हुए इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं? वो इसकी जॉलाइन पर किस करते हुए पूछने लगे, मगर जब दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो इसने सर उठाकर इसके चेहरे को देखा, जो गहरी नींद में सो चुका था। माइन, ओनली एंड ओनली माइन। वो इसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाते हुए खुद से बड़बड़ाई और फिर अपना सर इसके सीने से लगाकर आंखें मूंद गई।
इसे एहसास भी नहीं हुआ कब इसके साथ आंख लगी। अगली चीज वो जानती थी वो अरहम का मुसलसल इसे हिलाकर उठाना था और साथ बोलना था। जब इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो इसका हाथ उठा और अरहम के मुंह पर अपना एहसास छोड़ गया। ये कोई तरीका नहीं है किसी औरत को इसकी नींद से जगाने का, वो इसकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोली। तो वो कुछ पल इसके चेहरे को देखता रहा और फिर नीचे की तरफ झुका और इसे गुदगुदी करने लगा। वो इसके एहसार से निकलने की कोशिश करने लगी मगर वो इसे मजबूती से पकड़कर गुदगुदी करता रहा। हंस हंस कर अस्परा के पेट में दर्द होने लगा। और हम स्टॉप, वो बहुत मुश्किल बोल पाई। सुबह किस करने की बजाय तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, वो मुस्कुराते हुए इसे गुदगुदी करते हुए बोला। हाँ तो जो तुम कर रहे थे वो क्या था, वो सांस लेने की कोशिश करते हुए बोलने लगी क्योंकि वो दीवाना वार हंस रही थी। जब वो लंबे लंबे सांस लेने लगी तो वो रुक गया और अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। गुड मॉर्निंग टेसोरो, वो इसके होंठों को चूमते हुए बोला जबकि वो लाल टमाटर होती इसे देखने लगी। कैसी गुड मॉर्निंग, सोने दो अरहम, वो वापिस से ब्लैंकेट ऊपर लेते हुए बोली मगर इसने इसके ऊपर ब्लैंकेट खींचकर दूसरी जानिब रख दिया। उठ जाओ, फ्लाइट में सो जाना, वो उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोला। यू स्मेल सो गुड, अस्मा ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा तो वो उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया। जल्दी से रेडी होकर आकर मुझसे मिलो, मैं नीचे जा रहा हूँ, वो बोलकर कमरे से निकल गए जबकि टब में अपने लिए गर्म पानी का अरेंज देकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। पता नहीं कैसे तुम मिल गए मुझे, इसने खुशी से कहकर जल्दी से शावर लिया और फिर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बालों को ब्रश करके नीचे की जानिब भागी जहां हम कॉल पर बिजी था। तो वो काउच पर बैठकर इसके फारिग होने का इंतजार करने लगी, साथ यहाँ वहां देखने लगी मगर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं उठा हुआ था। चलो चले, जब इसने फोन वापस अपनी जेब में रखा तो इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। तो तुम मुझे नहीं बताओगे आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो इसके बराबर चलते हुए पूछने लगी। नहीं जानम, तुमने इन सब का अरेंज सिर्फ एक दिन में किया है? क्या मतलब है, इसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए पूछा। तुमने कहा था हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, वो पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली। हाँ मिकारा, अपने दिमाग को इतना परेशान मत करो, मैंने ये सब एक दिन में नहीं बल्कि मुझे इन सब काम को मुकम्मल करते हुए एक हफ्ता लग गया है और इन सब में मेरा अरसल, जैन, अली, अहमद, तमीमा, शिजा और जुबैर ने मुकम्मल साथ दिया है। इन सब ने मेरी बहुत मदद की है। इसने गाड़ी स्टार्ट करके एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए कहा। जिस प्लेन पे वो लोग जा रहे थे वो अरहम के बॉस की तरफ से था। जब से अस्परा को इस बात का पता चला था इसे खदशा था शायद इसमें बम हो जो रास्ते में ब्लास्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, कौन सा बॉस अपने होनहार आदमी को इतनी आसानी से जाने देगा। जब प्लेन लैंड हुआ तो इसने शुक्र अदा किया, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अरहम की नजर गाड़ी पर पड़ी जो इन्हें लेने के लिए आई हुई थी। अरहम, अब तो बता दो हम कहाँ हैं। इन लोगों के पास किसी किस्म का सामान नहीं था। जब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जिस पर इसने हंसते हुए इसे खुद की जानिब खींचा। मुझे लगा तुमने वेलकम साइन एयरपोर्ट पे पढ़ लिया होगा, इसने कहकर इसके माथे को चूमा। शिफ्टिसबरी, मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना, प्लीज मुझे बताओ इसके बारे में कुछ, वो बाहर का खूबसूरत नजारा देखते हुए बोली। हम लोग एक दफा अपने घर पहुंच जाए फिर बताऊंगा, वो अपने नए मोबाइल पर कुछ बटन्स प्रेस करते हुए बोला तो वो मुंह बनाती विंडो से बाहर देखने लगी जहां हर तरफ सरसब्जा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्टेप स्लोप्स, दरख्तों के दरमियान में बड़ी बड़ी इमारतें, वो शादाब से बड़ी वसी जमीन। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो इसकी नजर थिएटर, क्लब, रेस्टोरेंट, मार्केट से टकराई। हर चीज खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी जिसकी वजह से इसका मूड चुटकियों में बहाल हो गया। अरहम, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो बाहर गोल्ड हेल म्यूजिक को देखते हुए पुरजोश लहजे में बोली। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी लोगों का रश कम होने लगा। कुछ देर बाद वो एक घर के सामने जा रुक गई तो उस पर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आई जहां इसकी निगाहें एक इंतहाई दिलकश घर से टकराई जो जदीद तर्ज का बना हुआ था, जिसका पेंट लाइट क्रीम कलर का हुआ था जबकि इसकी छत ब्लैक कलर की थी। पोर्च में टेबल पड़ा हुआ था जिसके गिर्द कुर्सियां मौजूद थी जबकि दरवाजे के अतराफ में 2 बड़े बड़े गमले पड़े हुए थे। मुझे तुम्हारी तरह घर से जाना नहीं आता, मैंने बस सैन को कहा किसी अच्छे आदमी को बोलकर ये घर तमीर करवा दो, नतीजे में ये बना है, तुम इसमें कुछ तब्दीली कर सकती हो जैसे तुम्हारा दिल करे। वो इसे कमर से पकड़ता हुआ खुद के करीब करता हुआ बोला, ये बिल्कुल परफेक्ट है रहम, वो मोहब्बत से जोर लहजे में बोली। क्या तुमने ये घर खरीदा है? नहीं, बहुत साल पहले मैंने यहाँ घर बनवाया था और साथ गार्डन,
لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ ایک ہفتے میں اتنا خوبصورت کیسے بن گیا. یہ پرفیکٹ ہے ارم. شکر ہے تمہیں پسند آیا. جہاں تم ساتھ ہو وہ ہر جگہ ہی خوبصورت ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی جبکہ اس کی بات پر ارم کے لب مسکرائے. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, اور ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.